अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज का रनडाउन आपको बताती हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन खबरें हैं उनका रनडाउन आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान के जो वकील हैं वो फट पड़े हैं, वो सामने आए हैं। उन्होंने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है और उनका ये दावा है कि इमरान खान पे जेल के अंदर बहुत तशद्दुद हो रहा है, उनको टॉर्चर सेल में रखा गया है और टॉर्चर सेल की तस्वीर भी लीक हो गई हैं। उसमें कितनी हकीकत और सदाकत है, आज मैंने उसका पोस्टमार्टम करना है। और इमरान खान की जेल से बताया जा रहा है कि वीडियोस और ऑडियोज लीक हो गई हैं और ये कि इंटरनेट की सहूलत उनको जेल के अंदर मिली हुई है, वो वहां से ट्वीट्स कर रहे हैं। क्या ट्वीट्स उनके सामने आए हैं वो भी आपके सामने रखूंगी और आपको बताऊंगी कि शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को फाइनली सजा सुना दी गई है। सजा क्या है, कितनी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और सदर आरिफ अलवी अब नहीं रहे, लेकिन क्या नहीं रहे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो हम बात कर लेते हैं इमरान खान के ऊपर जेल के अंदर टॉर्चर की। ये उनके जो अपने वकील हैं वो कह रहे हैं और बाकायदा तौर पे उन्होंने आकर लोगों से बात की। उनको खिताब करने का शौक है। उन्होंने आकर बताया कि किस तरह इमरान खान को जिस तरह की जेल में रखा गया है, वो बदतरीन इंसानी जेल है। वहां पर इंसान रहने के काबिल नहीं है, बल्कि जानवर रहने के काबिल नहीं है। वो क्या कह रहे हैं जरा खुद ही सुन लीजिए। इमरान खान साहब को जेल में किस हालत में रखा गया है, अडयाला जेल में उनसे मुलाकात हुई, तफसीलात देना चाहूँगा। नंबर 1, सी क्लास में रखा गया है। नंबर 2, छोटे से सेल में कैद किया गया है। नंबर 3, उनकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, वॉक करने की इजाज़त नहीं है। नंबर 4, महफूज खाने के हवाले से हमारी जो दरख्वास्त थी स्टिल पेंडिंग है। महफूज खाने के हवाले से हमारे कंसर्न्स अभी बाकी हैं। नंबर 5, साइफर केस के अंदर ओपन ट्रायल किया जाना चाहिए, क्यों इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं। तमाम को यकजा करके मैं डिटेल्स बताना चाहूँगा। बात यह है कि 2 महीने हो गए हैं हमारी दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग्स थी, और 2 महीने के बाद ये फैसला होता है कि खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। बदनीति क्या थी? बदनीति ये थी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग करके डे टू डे ये प्रोसीडिंग चलाई जाएं और खान साहब को जल्दी से जल्दी इस केस में सजा दी जाए, ताकि खान साहब को इस इलेक्शन में जेल के अंदर ही रखा जाए और खान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सकें। अच्छा जी, आपने सुन लिया कि इमरान खान के वकील जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि पीटीआई की तरफ से जब एक बंदा शोशा छोड़ता है तो उसके बाद फिर उसके ऊपर जो बदतरीन प्रोपेगेंडा किया जाता है। और फिर आप मजेदार बात ये देखिए कि उस प्रोपेगेंडे को फैलाने वाले 2-3 तरह की कैटेगरीज के लोग हैं। एक वो जो अपने असली नाम के साथ सामने आते हैं और एक वो जो जाली आईडीज बनाते हैं, फेक आईडीज बनाते हैं और उसके बाद प्रोपेगेंडे को फैलाना शुरू करते हैं। और फिर ये बैरून मुल्क से लेकर अंदरूनी मुल्क तक हर तरफ उस खबर को इतना हैमर करते हैं कि वो गलत खबर भी आपको सही लगने लगती है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो हारूनुर रशीद साहब है ना, ये सबसे पहले पेश हैं और इन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे पायल नाम की मोहतरमा है, उन्होंने ट्वीट किया, सारा तासीर ने किया, सलमान अहमद ने किया और बहुत सारे हजारों सैकड़ों जो लोग हैं उन्होंने इस तस्वीर को लेकर जो स्क्रीन के ऊपर आपको टॉर्चर सेल की नजर आ रही है उसको प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि इसका उस जेल से कोई लेना देना नहीं है जहां पर इमरान खान है। दूसरी बात यह है कि वो जेल है जहां पे प्रॉपर इमरान खान को ना सिर्फ एक बेडरूम, एक कमरा दिया गया है, बल्कि उसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी है और उनको वॉक करने की भी इजाजत है। और बंदियाल साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट तलब की थी तो उनको पता चला था कि 70,000 रुपए की मुर्गी और मटन जो है वो खान साहब सिर्फ 1 महीने में खा गए और देसी घी के अंदर पका पका के खा गए। तो आपके सामने है। लेकिन उनके वकला और उनके जो चेले चपाटे हैं उनकी तरफ से एक बदतरीन प्रोपेगेंडा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जेल वो नहीं है तो फिर ये जेल कौन सी है? ये अमेरिका की एक टॉर्चर सेल है जिसकी तस्वीरें खींचकर ये आप लोगों को दिखाकर बेवकूफ बना रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि ओहो। सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये वो जेल है भी, अव्वल तो ये है नहीं, लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं कि वो है भी, तो ये जिस जेल के अंदर इस वक्त इमरान खान रह रहे हैं उसी जेल के अंदर नवाज शरीफ रहे हैं, उसी जेल के अंदर जरदारी साहब रहे हैं, उसी जेल के अंदर मरियम नवाज शरीफ रही हैं। तो फिर ये वावेला करना समझ से बिल्कुल बालातर है, क्योंकि उसी जेल के अंदर खान साहब को अभी तो आए हुए चंद दिन गुजरे हैं, जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जितने भी बाकी दीगर हैं उन्होंने तो तकरीबन पूरा पूरा साल वहां पे गुजारा है। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में ये खबरें आई हैं कि उन्होंने फौज को जो ये कहा है कि जनरल बाजवा और फैज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे फौज के भी कुछ कंसर्न्स हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो आर्मी चीफ जो
प्रीवियस वाले हैं यानी बाजवा साहब और फैज साहब, वो अब आर्मी का हिस्सा नहीं है। तो जब आप आर्मी 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 करेंगे तो इससे आर्मी बदनाम होगी, स्टैब्लिशमेंट बदनाम होगी, और लोगों को वैसे ही आपको पता है उनके दिमागों में खन्नास भरा हुआ है इमरान खान ने, तो उनको और मौका मिलेगा प्रोपेगेंडा करने का। इस पे इन्होंने, नवाज शरीफ ने कहा कि ठीक है फिर ये एक मेरी शर्त पूरी की जाए, और शर्त ये है कि जितने भी आर्मियंस हैं, जितने भी स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं या जजेस हैं या चाहे वो किसी भी स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, फिर उनकी जो तस्वीर दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको जो नशर किया जाता है उनको वर्दियों में ना दिखाया जाए, बल्कि उनकी वर्दियों के बगैर उनको सिविलियन दिखाया जाए, ताकि पता चले कि ये जो शख्स था ये अपने किए का खुद जिम्मेदार था, जिसको मान लिया गया, सुनने में आया कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है या होने वाला है, जिसपे कि जनरल बाजवा से लेके फैज तक और साकिब नासूर से लेके बंदियाल तक किसी को भी, बंदियाल और नासूर को काली उसमें नहीं दिखाया जाएगा कोर्ट में, और इनको जो है वो वर्दी में नहीं दिखाया जाएगा। तो ऐसे में आपको बताऊं कि हामिद मीर जो है वो भी बोले, और हामिद मीर ने अपना एक इंटरव्यू किया नसीम ज़ारा के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा के दौरे हुकूमत में वो हमें बुलाया करते थे, उन्होंने कश्मीर बेचा है, वो हमारे साथ मुकाबलेबाजी किया करते थे, वो आर्मी चीफ होने के बावजूद हमें कहा करते थे कि आप लोग एंकर पर्सन्स की सैलरीज तो हमसे भी ज्यादा हैं, उन्होंने कश्मीर कैसे बेचा, क्या कहते रहे हैं हामिद मीर, खुद ही सुन लीजिए। आपको याद है ना, एक 100 दफा उन्होंने एक कहा और मैं- मीटिंग में उन्होंने तनख्वाहों का मसला छेड़ दिया। एक दफा नहीं, बहुत दफा। हर मीटिंग में कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, मेरी इतनी है। और भाई आप आर्मी चीफ हैं, इतने बड़े आर्मी हाउस में रहते हैं, इतना आपका प्रोटोकॉल है, इतने आप जहाज प्लॉट्स है लेते आपके हैं। पास, और आपने एंकरों के साथ मुकाबला लगाया हुआ है। तो वो जनाब बाजवा साहब ने जो किया ना कश्मीर के साथ, तो उसके बाद से जो कश्मीरी हैं वो अभी तक संभल नहीं पाए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सैयद अली गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी वफात से पहले जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया था, एक वीडियो मैसेज। वो उन्होंने पाकिस्तान में अपने कुछ करीबी साथियों को भेज दिया था। मैंने वो सुना मैसेज सुना हुआ है, यानी देखा। सुना भी हुआ है, देखा भी हुआ है। उनका ये कहना था ये आदमी परवेज मुशर्रफ से ज्यादा खतरनाक है। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है, और इंपॉर्टेंट खबर ये है कि साइफर केस के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे शाह महमूद कुरैशी और न्याजी साहब को मुलजिम नामजद कर दिया गया है। वादा माफ गवाह इनके, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान रहे हैं खान साहब के। उन्होंने अपना 161 और 64 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया हुआ है, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये बयान जो है उन्होंने FIA के सामने दिया। कुछ लोग इसमें ये करते हैं कि जब वो FIA से अदालत जाते हैं तो फिर वो अपने बयान को बदल भी लेते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं वो तो ये हुआ था, नहीं वो जो तो वो हुआ था। लेकिन दूसरा बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसमें मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ जो बयान होता है उसे कोई भी शख्स जो है वो मुकर नहीं सकता, और ना ही किसी ने उनको मुकरने देना है। यानी कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी आजम खान ने वक्ती तौर पे बयान दिया है, वो आगे जाके अपना बयान बदल देंगे, जो कि कहा जा रहा है कि हो नहीं सकता। और खान साहब जो है उनके बारे में कहा जाता है कि जी अब वो चारों शाने चित हो चुके हैं, जितनी उन्होंने साजिशें करनी थी रियासत के खिलाफ वो कर चुके हैं। और वो जो एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाए जा रहे थे और कहा था जा रहा था ना कि टक्कर के लोग, वो टक्कर के लोग बेचारे पंजाबी जो कहते हैं टैटू गए ने, वो बेचारे आजकल दिमागी तवाजुन अपना खो जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक एक्टिंग का हिस्सा है। उनको कहा गया था कि भाई चलो जी ठीक है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आजम खान के अलावा 21 गवाह और भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना बयान जो है वो कलम बंद कराया है न्याजी साहब के खिलाफ। और उनका ये कहना है कि जी शाह महमूद कुरैशी इसमें इन्वॉल्व थे, जबकि असद उमर को जो है ना वो शायद एक छूट दी जा रही है। और ये 22 गवाह वो हैं जिनके हाथों में साइफर प्रोसेस हुआ था बाकायदा तौर पे, और फिर उसके बाद वो न्याजी साहब के पास पहुंचा था, और इसके अंदर जो इनके मास्टरमाइंड थे, इनके साथ जो मिले हुए थे, वो शाह महमूद कुरैशी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें सजा कितनी हो सकती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 साल की सजा हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें 14 साल की सजा हो सकती है। और अगर ये FIA साबित नहीं कर पाती तो साइफर के साथ खेलना, एक सियासी मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करना और झूठा बयानिया बनाना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है, और उसके अंदर भी उनको जो है अगर कुछ भी साबित नहीं होता तो फिर भी उनको 2 साल की सजा बनती है। तो यानी कि वो लोग जो ये समझते हैं कि अब न्याजी साहब जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और फिर से टक्कर के लोग आ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ना बाजवा साहब हैं ना फैज साहब हैं, तो आपके सामने हाफिज साहब हैं और हाफिज साहब का डंडा है। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब ये है कि सदर आरिफ अलवी अब नहीं रहे। इसको कुछ लोग समझेंगे शायद दुनिया में नहीं रहे, जरूरी नहीं कि दुनिया में कोई ना रहे, कोई कहीं का भी ना रहे तो नहीं रहता, किसी की इज्जत ना रहे तो कुछ भी नहीं रहता। और सदर आरिफ अलवी जो है वो इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो सादिक और अमीन अब नहीं रहे। और वो कैसे, कि मैं आपको बताती हूँ।
انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ کراچی کے اندر ایک انہوں نے پی ٹی آئی کا ہاؤس بنایا ہوا تھا. 12 سال سے یہ وہاں پر قابض تھے اور وہاں سے پاکستان کے خلاف شر پسندی کی جاتی تھی, پروپیگنڈے کو جو ہے وہ پھیلایا جاتا تھا, اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا کراچی انصاف ہاؤس. سبحان اللہ. اور 12 سال سے اس گھر کو انصاف نہیں ملا, اس گھر کے مالک کو انصاف نہیں ملا, اس طرح سے کہ انہوں نے 12 سال تک اس گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا. اور وہ جو شخص اس کا مالک ہے پراپرٹی کا, وہ بیچارہ جو ہے وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا تھا, اور اس نے ابھی بھی عدالت سے رجوع کیا. اس نے کہا کہ جی مجھے 12 سال سے یہ لوگ ڈرا دھمکا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا اور یہ مجھے کرایہ نہیں دیتے. انصاف ہاؤس کا جو معاہدہ کیا تھا یہ 3 لوگوں نے کیا تھا, جس میں آپ کو بتا دوں کہ عارف الوی شامل تھے, مرحوم نعیم الحق شامل تھے, اور سابق گورنر عمران اسماعیل اس میں شامل تھے. اور ان کے معاہدے کے ضمانتی کے طور پہ جو ہے سابق رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان تھے, اور ساتھ میں فردوس شمیم نقوی تھے, اور ان تمام کے اس معاہدے کے اوپر سگنیچرز موجود ہیں. یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ بات ہے یا غلط بات ہے. اچھا, آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو انصاف ہاؤس تھا یہ ہے جی پلاٹ نمبر G16 PECHS, وہاں پہ ایک سوسائٹی ہے بلاک, وہاں پہ 6 بلاک میں یہ بنا ہوا ہے. یہ اس شخص کی ملکیت ہے, اور معاہدہ جو انہوں نے کیا تھا اس میں انہوں نے آج سے 12 سال پہلے 1 لاکھ روپے کا معاہدہ کیا تھا, جو آج تک انہوں نے ان کو ادا نہیں کیا. اور ذرائع کے مطابق جو صدر مملکت ہیں ہمارے اور پی ٹی آئی قیادت نے 12 سال سے یہ اس بیچارے کو ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا تھا. ایک اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ اس کا جو معاہدہ لکھا گیا تھا آج سے 12 سال پہلے, وہاں پر انہوں نے یہ گھر کے طور پہ دیا تھا جس مالک مکان نے دیا تھا, اور اس نے اس میں لکھا تھا کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے بلکہ صرف رہائش رکھیں گے, جبکہ اس کو بھی توڑا گیا, وہاں سے شرپسندی پھیلائی گئی, اور اب تک جو ہے اس کے 1 کروڑ 39 لاکھ روپے کا جو اس کا کرایہ ہے وہ اب تک بن چکا ہے معاہدے کی روح سے, جو کہ آج تک اس کو دیا ہی نہیں گیا. بہرحال اب اس گھر کو سیل کر دیا گیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ سیل کر دیا گیا ہے, اس کو شاید کہیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ صدر عارف الوی جو ہیں وہ مزے سے اپنے انگور کھا رہے ہیں آج کل, کیونکہ وہ صدر مملکت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو انجوائے کر رہے ہیں. بہرحال صدر عارف الوی اب نہیں رہے, مطلب صادق اور امین نہیں رہے, اور ماشاءاللہ ان کے جس لیڈر کی وہ پیروی کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہیں, اس کے مطابق وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ نیازی صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے باقاعدہ طور پہ پوسٹنگز ہو رہی ہیں, وہاں سے انصاف مانگا جا رہا ہے, وہاں سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, وہاں سے باقاعدہ طور پہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ہم لوگ ملوث نہیں ہیں, اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائے. اور یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ منظم منفی پروپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ جعلی خبریں پھیلا رہا ہے, اور اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آفیشیل بلو ٹک والا یہ عمران خان کا اکاؤنٹ ہے. اور یہاں پہ متعدد جو ہے وہ خبریں دی جا رہی ہیں, جیسے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی جو شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا یہاں پر, اور انہوں نے وہاں پہ شفاف کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ 9 مئی دراصل چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک منظم پلان تھا. یعنی باقاعدہ طور پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ٹویٹ میں ایک جعلی ویڈیو بھی دکھائی جا رہی ہے جو آپ کو سائیڈ پہ نظر آ رہی ہوگی, جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 9 میں دراصل پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا تھا, اس میں ہمارے لوگ شامل نہیں تھے, اس میں ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے. اس سے پہلے بھی یہ پروپیگنڈا کر چکے ہیں, اور جن لوگوں کو انہوں نے ایجنسیوں کے لوگ بتایا تھا وہ تمام حراست میں ہیں, اور ان میں ایک بھی ایجنسی کا بندہ نہیں ہے. اور جس شخص کو انہوں نے اسپیشلی کہا تھا یہ ایجنسی کا بندہ ہے وہ کسی ہوٹل کا مینیجر تھا. 9 مئی کے واقعات کی پوری مانیٹرنگ اور ہدایات جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پہ اب بھی جاری ہو رہی ہیں. لوگ انتہائی تشویش کی حالت میں ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر کس طرح سے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے یہ ساری خبریں پھیلا رہے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان جیل کے اندر سے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھرو نہیں لکھ رہے ہیں تو پھر کس کے پاس ان کے اکاؤنٹ کی ایکسیس ہے, اور پھر جس کے پاس ان کے اکاؤنٹ کی ایکسیس ہے اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پہ کارروائی ہونی چاہیے, اس کو بھی پکڑا جانا چاہیے, جو کہ ابھی تک باز نہیں آ رہا. اور اب چلتے ہیں جی آخری خبر کی طرف. آخری خبر یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے عمران خان کے وکیل کی جو پٹائی کی ہے عفنان اللہ نے, اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے منظم طریقے سے, اور ایک لیٹر اور ایک درخواست دکھائی جا رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ عفنان اللہ نے اپنی ایف آئی آر کے اندر یہ لکھوایا ہے کہ شیر افضل مروت نے مجھے مار مار کے ہلکان کر دیا, میرا یہ حال کر دیا, میرا وہ حال کر دیا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یوتھی صحافی ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو لیٹر دکھایا جا رہا ہے وہ فیک ہے. تو اوریجنل لیٹر بھی آپ کو دکھا دیا, فیک بھی آپ کو دکھا دیا, آپ خود اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تھی آج کی تمام خبریں, امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اب باری آپ لوگوں کی ہے, آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے,
पर्सनली जवाब दूंगी कि आप इसके बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।